नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धोलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। संसद में आज भी लोकसभा में हंगामा और नारेबाजी हुई। पहली बार 3 मिनट और दूसरी बार 7 मिनट तक की कार्रवाई चल सकी। इसके बाद लोकसभा 9 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा को भी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें कल सबने बालक कहा। आज पीएम की पाठशाला थी जिसमें बच्चों को कामयाब होना बताया गया। अगर राहुल भी पीएम की पाठशाला में चले जाएं तो जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हंगामे के बीच पास कर दिया गया। लोकसभा में 2004 के बाद पहली बार यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री के भाषण के बिना पास हुआ है। वहीं राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद प्रस्ताव को पास किया गया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के 9वें एडिशन में देश भर से आए बच्चों से मुलाकात की। दिल्ली स्थित पीएम आवास पर मोदी ने पहले बच्चों को असम के गमछे पहनाए और फिर उनके सवालों के जवाब भी दिए। पहले एपिसोड में मोदी ने बच्चों को विदेशी चीजें छोड़कर स्वदेशी चीजें अपनाने की सलाह दी। साथ ही बच्चों से कहा कि वो 25 साल में विकसित भारत बनाने का अपना सपना बनाएं। पीएम मोदी ने कहा कि मैं बीते हुए समय को नहीं देखता, मैं हमेशा आने वाले समय की ओर देखता हूँ। कई बार शिक्षक केवल वही पढ़ाते हैं जो महत्वपूर्ण होता है और जिससे अच्छे अंक मिल सकें, लेकिन एक अच्छा शिक्षक बच्चों के हर तरह के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है और सब कुछ सिखाता है। जीवन केवल परीक्षा के बारे में नहीं है, शिक्षा तो हमारे विकास का एक माध्यम मात्र है। परीक्षा कभी भी अंतिम लक्ष्य नहीं होनी चाहिए। अंतिम लक्ष्य जीवन में हर तरफ से आगे बढ़ना होना चाहिए। वहीं जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू विधानसभा भवन में राज्य का बजट 2026 और 2027 पेश किया। यह धारा 370 हटने के बाद उनका दूसरा बजट है। मुख्यमंत्री ने बजट में खेलों, कृषि, पर्यटन और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि साल 2300 से अधिक रिक्त पदों पर फास्ट ट्रैक नियुक्तियां की जाएंगी। इसके अलावा 23,000 सरकारी पदों पर भर्तियां की जाएंगी और डेवलपमेंट वर्कर्स और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया जाएगा। बजट में गरीबों और युवाओं के लिए कई बड़े प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत 40,000 नए घर गरीबों के लिए बनाए जाएंगे। 3 लाख बेघर परिवारों को आवास मिलेगा और मजदूरों के लिए सराय और 10 आदिवासी हॉस्टल बनाए जाएंगे। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि डेयरी क्षेत्र में 7 नई मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएंगी, जिससे लगभग 11 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। Population. Our flagship holistic agriculture development program or HADP with 5,013 crore outlay until 27-28 is reshaping subsistence farming into commercial agriculture, into a commercial agri economy. For 24-25, 815 crores has been allocated, aiming to double value addition, boosting growth by 11%, create 2.88 lakh jobs and establishing 19,000 enterprises. The competitiveness improvement of agriculture and allied sector projects, backed by 100 million investment from IFAD and 117 million from the J&K government, will support climate smart farming and benefit our population. Our flagship holistic agriculture development program or HADP with 5,013 crore outlay until 27-28 is reshaping subsistence farming into commercial agriculture, into a commercial agri economy. For 24-25, 815 crores has been allocated. वहीं दिल्ली में निर्माणाधीन सड़क पर गड्ढे में गिरने से मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। ये गड्ढा दिल्ली जल बोर्ड ने खोदा था। परिवार और दोस्तों का आरोप है कि ये पूरी तरह प्रशासनिक लापरवाही का मामला है। वहीं मामले को बढ़ता देख दिल्ली जल बोर्ड ने मामले को लेकर जांच कमेटी भी बना दी है। आज शाम तक मामले की रिपोर्ट मांगी गई है। परिवार के मुताबिक जब वो देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो उसके रिश्तेदारों ने उसे ढूंढना शुरू किया। जनकपुरी, सागरपुर, विकासपुरी और रोहिणी सहित कई पुलिस स्टेशनों में वो लोग गए। परिवार ने बताया कि उन्होंने पूरी रात कमल को ढूंढा, लेकिन सुबह करीब 7:30 बजे उन्हें गड्ढे में उसका शव मिलने की सूचना मिली। पुलिस ने बताया कि परिवार के लगाए गए आरोपों सहित सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। अधिकारी ने कहा कि हम घटना के सही क्रम का पता लगाने के लिए मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं इस मामले में एक्शन लेते हुए XEN, AE और JE को निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक कितनी सावधानियां लेनी उधर तक की गई है, मगर मैंने तुरंत जल बोर्ड का जो ये काम चल रहा है इसकी सभी सावधानियों की जानकारी लेने का और उसकी जांच करने का निर्देश दिया है। अगर किसी की कोई कमी पाई जाएगी उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर इससे
जो दुखद घटना हुई है उसकी पूर्ति नहीं होगी। जल बोर्ड ने 3 दिन पहले ही सभी सुरक्षा मानकों के ऑडिट किए थे, सर्कुलर जारी किया था। उसके बावजूद बैरिकेड अभी जो अपीयरेंटली दिखता है बैरिकेड्स थे, मगर यहाँ के पुलिस सीसीटीवी जांच रही है कैसे दुर्घटना हुई उसको जांचने की कोशिश। इस सड़क के ऊपर में काम चल रहा है। दोनों तरफ में 100 मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग की गई थी। पिछले 2 दिन में एक यहाँ पे बड़ा गड्ढे को खोदा गया। यहाँ पे इस साइड की लेन में कोई भी ट्रैफिक की मूवमेंट नहीं थी। कल जो यहाँ पे घटना हुई है बहुत ही दुखद है। हमने दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से एक इंक्वायरी के ऑर्डर किए हैं। हमने कमेटी बना दी है, उसमें जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर लेवल के अधिकारी उसमें हमने रखे हैं। 24 घंटे में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। मेरी मृतक के मित्र से बात हुई। कल रात को 11:15 बजे के करीब में मृतक ने अपने घर पर बात की थी कि मैं 10 मिनट में घर पहुंच रहा हूं। उसके बाद में वो इस सड़क के ऊपर में, इस लेन के ऊपर में पहुंचे और उस गड्ढे में गिरकर सकते हैं। यहाँ पर जल बोर्ड के काम के लिए गड्ढा खुदा हुआ है, जिसमें कल रात को श्री कमल ध्यानी जी है, जिनकी एज तकरीबन 25 साल है। उनकी बाइक उस गड्ढे में गिर गई और अनफॉर्चुनेटली उनकी रात को डेथ हो गई है। इनके ये जो भी गड्ढा किसने खोदा हुआ है, इसमें कौन से अधिकारी है या कॉन्ट्रैक्टर कौन है, इस सब की भी हम जांच करेंगे। इनके भाई जो है श्री नरेश ध्यानी जी, ये रात को तकरीबन 2:45 बजे जनकपुरी थाने में आए थे और इन्होंने बताया कि हमारे भाई जो है वो अभी घर तक नहीं पहुंचे हैं। तब जनकपुरी थाने ने उनके मोबाइल की पोजीशन ली थी, जो पोजीशन हमारे डिस्ट्रिक्ट पार्क की आ रही थी। तब थाने से हेड कांस्टेबल रामकेश जो है वो इनके भाई के साथ इनको ढूंढने के लिए बाहर आए थे और इनको सबको, इनकी बाइक के साथ उनको लगभग 2-2.5 घंटे उन्होंने सर्च किया था। तो दिल्ली में जल बोर्ड के खोदे गड्ढे में बाइक समेत ये युवक गिर गया और उसकी दर्दनाक मौत यहाँ पर हो गई है। अब इस पूरे मामले में कई तरह के आरोप परिवारजनों की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। हादसे के लिए जल बोर्ड ने एक कमेटी का गठन भी कर दिया है और 3 अधिकारियों को सस्पेंड भी यहाँ पर कर दिया गया है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा था, एक गड्ढा यहाँ पर खोदा गया था और उस गड्ढे में गिरने से एक 25 साल की युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। अब इस पूरे मामले में एक कमेटी का गठन किया गया, 3 अधिकारियों को निलंबित भी यहाँ पर कर दिया गया है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि परिवारजन लगातार लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए शाइल, हमारी इसी मुद्दे पे अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी। मैंने क्या कहा था, इस पे एक्शन लिया जाएगा, सस्पेंड होंगे, वो हंगामा कटेगा और एंड में मुआवजा दे दिया जाएगा। हुआ वही सारा, लेकिन अब ये सिद्ध हो गया ये पूरी तरीके से सिस्टम की नाकामी है। इसमें पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है, दिल्ली जल बोर्ड भी इन्वॉल्व है और ऊपर से दिल्ली सरकार के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। अब इसमें क्या है, दिल्ली जल बोर्ड ये जो काम करवा रही है किसी प्राइवेट कंपनी से करवाई जा रही है। अब उसमें प्राइवेट कंपनी को भी नोटिस करा गया है, उनको ज्यादा से ज्यादा क्या कर दिया जाएगा, ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, उनका टेंडर खत्म कर दिया जाएगा। और दिल्ली जल बोर्ड के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर, तीनों को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। बात यही नहीं खत्म होती है। अब इसके बाद का दूसरा जो चैप्टर होता है वो ये है कि आखिर एक आम आदमी की जिंदगी इतनी सस्ती सरकारों ने कैसे समझ ली है। जब इनको पता है जनकपुरी का इलाका है, दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से निर्माण कार्य के लिए खड्डा खोदा जा रहा है, लगभग 3 महीने हो गए, जो इनके जो आशीष सूद जो मंत्री हैं वो खुद ही कह रहे हैं। क्या इतना बड़ा खड्डा था जो 90 दिनों से खोदा जा रहा था, उसको भरा नहीं गया है। खबर ये निकल के आ रही है, शुरुआत में 10 दिन काम हुआ था, फिर 15 दिन पड़ा रहा है, फिर बीच में काम हुआ, फिर कंपनी के लोग नहीं आए, अब तब से ऐसे ही पड़ा हुआ है।
तो जाहिर सी बात है, सीधे सीधे पहली जो उनकी खामियां है वो सिस्टम की है। और मैं तो यही कहूंगा, सिस्टम ने उनकी हत्या करी है, सिस्टम ने ही उनको मौत दी है। अब इसमें हंगामा होगा और वही होगा जो हमने अभी तक नोएडा वाले मामले में देखा। 3-4 दिन 5 दिन तक मीडिया में खूब खबरें रही, सबको चेतना दी गई और उस युवराज की मौत ने हमको चेताया भी, लेकिन क्या चेताया? उसके 16 तारीख की घटना थी, आज 6 तारीख है, तो यहाँ घटना हो गई है। तो हमने सीखा क्या? हमें क्या सीखना है? सबसे ज्यादा सीखना सिस्टम को है, सरकारों को है। वो वैसी की वैसी बेखबर है। तो ये दुखद खबर है। मुझे लगता है कि ये मुआवजा दे देना और 3 लोगों को तत्कालिक तौर पे सस्पेंड कर देना, ये समस्या का हल नहीं है। हल के लिए कोई विकल्प ढूंढना पड़ेगा। इस तरीके की चीजें ना हो, उसको समाधान निकालना पड़ेगा। और इतने गहरे जब खड्डे खोदे जा रहे हैं तो वहां पे प्रॉपर तरीके से चारों तरफ से बैरिकेड लगाए जाने चाहिए। बैरिकेड तब तक नहीं हटने चाहिए जब तक वहां का मरम्मत का काम पूरा ना हो जाए, और जो भी उनमें काम चल रहा है निर्माण का कार्य, जो जब तक पूरा ना हो जाए तब तक मुझे लग रहा है एहतियातन तौर पे ये बरतनी चाहिए। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा है। जल बोर्ड की तरफ से एक कमेटी का गठन भी किया गया है और हादसे की जांच के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है और जल बोर्ड के 3 अधिकारियों को इस पूरे मामले में सस्पेंड भी कर दिया गया है। तो वहीं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में फोड़ेवाड़ा गांव के पास अबूझमाड़ जंगल में छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़, और मुठभेड़ में 2 पुरुष और 1 महिला समेत 3 नक्सली मारे गए, जबकि मौके से एक AK-47 और एक SLR राइफल बरामद हुई। यह ऑपरेशन 3 फरवरी को शुरू हुआ था, जब गढ़चिरौली पुलिस को माओवादी कंपनी नंबर 10 के कैडरों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली। 14C-60 कमांडो यूनिट्स ने इलाके को घेरा और 5 फरवरी को नक्सलियों के साथ गोलीबारी शुरू हो गई। नक्सलियों की पहचान अभी नहीं हो सकी है, लेकिन वो छत्तीसगढ़ से आए बताए जा रहे हैं। इस ऑपरेशन में C-60 कांस्टेबल दीपक चिन्ना मडावी शहीद हो गए, जबकि एक अन्य जवान जोगा मडावी घायल हुए। घटना ने सुरक्षा बलों की बहादुरी को तो सलाम किया, लेकिन नक्सल समस्या की जड़ों पर सवाल भी उठाए। उधर पंजाब के जालंधर में आम आदमी पार्टी के नेता लकी ओबरॉय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना मॉडल टाउन में गुरुद्वारा साहिब के बाहर हुई। हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर लकी ओबरॉय को मौत के घाट उतार दिया। लकी के शरीर में 5 गोलियां लगी। गोलीबारी के बाद उन्हें तुरंत प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना में हमलावरों ने उनकी कार को भी गोलियों से छलनी कर दिया। कार के कांच टूट गए। पंजाब में इससे पहले भी कई बड़ी हस्तियों की इसी तरीके से हत्या हो चुकी है। गायक सिद्धू मूसेवाला को भी इस तरीके से कार के अंदर ही गोलियों से भून दिया गया था। हमलावर ने थार में सवार होकर जा रहे लकी पर 7 से 8 गोलियां चलाई, जिसमें से कुछ गोलियां मृतक की छाती और सिर में लगी थी। घटना की सूचना मिलते ही इन्वेस्टिगेशन टीम के SP मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। वहीं पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक बड़ा धमाका हुआ और धमाके की खबर मिलते ही शहर में इमरजेंसी लगा दी गई। इस धमाके में 16 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक सुसाइड बॉम्बिंग मानी जा रही है। धमाका इस्लामाबाद के तरलाई इलाके में हुआ। ये धमाका नमाज के तुरंत बाद हुआ और शुरुआती रिपोर्ट्स में बताया गया कि कम से कम 70 लोग घायल हुए हैं और 16 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये धमाका फेडरल कैपिटल के तरलाई इलाके में एक इमाम बाड़े में हुआ। पुलिस और रेस्क्यू 1122 के कर्मचारी घटना वाली जगह पर पहुंचे और शुरुआती बचाव अभियान शुरू किया। फेडरल कैपिटल के पॉलिटेक्निकल, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और CDA हॉस्पिटल में भी इमरजेंसी लगा दी गई है। PIMS के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के निर्देशों पर हॉस्पिटल में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। वहीं ग्रेटर नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नोएडा पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हैबियस कॉर्पस रिट में याचिकाकर्ता अभय कुमार को तत्काल रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो की क्लॉज 13 का पालन नहीं किया गया, जो कानूनन अनिवार्य है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति जयकृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में हुई लापरवाही न केवल संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय किए गए सुरक्षा मानकों के भी खिलाफ है। MZ विजटाउन के निदेशक और याचिकाकर्ता अभय कुमार की ओर से हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि पुलिस ने उन्हें अवैध रूप से गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के समय आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं का पालन नहीं किया गया। याचिका में यह भी कहा गया कि उनकी गिरफ्तारी, हिरासत और न्यायिक रिमांड को अवैध घोषित किया जाए।
वहीं मेघालय के ईस्ट जैतिया हिल्स जिले में अवैध कोयला खदान में धमाका हो गया। हादसे में कम से कम 16 मजदूरों की मौत हो गई। कई मजदूरों के अब भी खदान में फंसे होने की आशंका है। यह जानकारी राज्य की पुलिस महानिदेशक आई नोंग्राम ने दी। बचाव दल राहत और खोज अभियान में लगे हुए हैं। यह हादसा सुबह थांगस्कू इलाके में हुआ। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि अब तक 16 शव बरामद किए जा चुके हैं। धमाके के समय खदान के अंदर कितने मजदूर थे यह अभी साफ नहीं है और लोगों के फंसे होने की आशंका है। धमाके का कारण अभी पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने हादसे पर दुख जताते हुए पीएम नेशनल रिलीफ फंड से हर मृतक के परिवार को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान भी किया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के राज्य मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। राज्य के चुराचंदपुर में डिप्टी सीएम के तौर पर नेमचा किपगेन और लोसी दिखो के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सुरक्षा बलों और भीड़ के बीच हिंसा भड़क गई। मणिपुर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। बता दें कि मणिपुर में बीते कई सालों से जारी हिंसा के बीच केंद्र सरकार ने बीते साल राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषित कर दिया था। इसके बाद हाल ही में युमनाम खेमचंद सिंह के नेतृत्व में राज्य में नई सरकार का गठन किया गया था। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटने और युमनाम खेमचंद सिंह की नई सरकार के गठन के महज 24 घंटे के बाद एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। चुराचांदपुर में सड़क पर उतरे कुकी समूहों में अपने समुदाय के विधायकों को मणिपुर सरकार गठन में भाग नहीं लेने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही उन्होंने चुराचांदपुर में पूरी तरह बंद और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कई जगह गोलीबारी की घटना भी हुई। ज्वाइंट फ्रंट 7 ने कुकी जो क्षेत्रों में 12 घंटे के बंद का आह्वान भी किया है। वहीं सिक्किम के ग्यालसिंग में आज रिक्टर स्केल पर 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार देर रात 1:09 पर सिक्किम के ग्यालसिंग में भूकंप से धरती हिल गई। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.5 मापी गई। इस भूकंप की वजह से लोग दहशत में आ गए और अपने घरों से बाहर निकल आए, जिसकी वजह से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि अभी तक इस भूकंप से किसी बड़े नुकसान या जानमाल के नुकसान की आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वहीं दिल्ली में बेखौफ बदमाश लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम देने की कोशिश में जुटे रहते हैं, लेकिन कई बार पुलिस की मुस्तैदी के आगे फेल हो जाते हैं। दिल्ली के आर के पुरम इलाके से भी ऐसा ही मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने लूट के मामलों में वांछित 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्त में आए बदमाशों की पहचान संजय और सोनू के रूप में हुई है। दोनों बदमाश इलाके में लूट की वारदात को अंजाम देने के इरादे से घूम रहे थे। इसी दौरान पुलिस टीम ने उन्हें रोकने की कोशिश की। हालांकि बदमाशों ने पुलिस की बात मानने के बजाय फायरिंग शुरू कर दी। इस मामले में पुलिस ने बताया कि एनकाउंटर के दौरान बदमाशों ने कुल 6 राउंड फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस की ओर से 4 गोलियां चलाई गई। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद दोनों को काबू कर लिया गया। वहीं नोएडा में बसंत ऋतु के आगमन के साथ साथ 9 से 12 तारीख तक, आपको बता दें, माफ कीजिएगा, 9 से 22 फरवरी तक 38वीं नोएडा पुष्प प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण फूलों से निर्मित 40 फीट ऊंचा केदारनाथ मंदिर होगा। प्रदर्शनी में जनपद के तीनों प्राधिकरण के साथ साथ उत्तर रेलवे, भारतीय थल सेना, कोटा हाउस, भारत पेट्रोलियम, LG, एडोब सिस्टम, दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसे विभिन्न संस्थान भाग लेंगे। गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा की तरफ से विधिवत रूप से प्रदर्शनी का शुभारंभ किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होगा, जो दर्शकों के लिए मनोरंजन और ज्ञान का अवसर प्रदान करेंगे। कार्यक्रम स्थल नोएडा के सेक्टर 33A स्थित शिल्प हाट रहेगा। प्रेस वार्ता नोएडा प्राधिकरण के सेक्टर 6 कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें प्रदर्शनी की तैयारियों और आकर्षणों की जानकारी दी गई। नोएडा पुष्प प्रदर्शनी 2026 में फूलों की विविध प्रजातियों से सजाए गए पवित्र और कलात्मक संरचनाएं पर्यटकों और फूल प्रेमियों के लिए यादगार अनुभव पेश करेंगी। नोएडा में हमारा जो बसंत उत्सव है, फ्लावर शो बहुत प्रतिष्ठित है, वो हमारा 19 फरवरी से 22 फरवरी को हो रहा है और इसमें हम लोग करीब 20 से ज्यादा फ्लोरल स्ट्रक्चर्स को डिस्प्ले कर रहे हैं और इसमें फ्लावर्स के अलावा हम करेला और मिर्ची इसका भी यूज करके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। इसमें फ्लावर कंपटीशंस की डिफरेंट कैटेगरीज ऑर्गेनाइज कर रही हैं और सारे कंपटीशन वगैरह को देख रहे हैं फ्लोरिकल्चरल सोसाइटी। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे हम कल्चरल प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस पे जो पार्टिसिपेशन हो रहा है और ये जो पूरा कार्यक्रम हो रहा है, ये पूरे जन सहयोग से और स्पॉन्सरशिप से हो रहा है। हमारे सभी स्पॉन्सर्स को इसमें इन लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं कंपटीशन में भी और साथ ही साथ इनको स्पॉन्सर करने में। यहाँ पे काफी सारे
लोग देखने आते हैं। लास्ट टाइम भी आए थे, तो हम लोग ने पार्किंग के अलावा यहाँ पे उनको सुविधाएं पहुंचाने की पूरी कोशिश की है और इसमें सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए सीसीटीवी कैमरा और सारी चीजों का ध्यान रखा जाए। क्या दिन चलेगा? ये 4 दिन चलेगा, 19 से लेके 22 तक। और ये हमारा जो स्थल है, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो बताना जरूरी है, वो ये है कि हमारा शिवालिक पार्क और चिल्ड्रन पार्क, जो हमारा हेलीपैड ग्राउंड भी बोलते हैं, वो वहाँ पे ही ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और इसमें इसका इनॉग्रेशन माननीय सांसद महोदय जी और माननीय विधायक महोदय जी। वहीं अमरोहा में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे की गंभीरता इतनी थी कि दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दुर्घटना का यह मामला थाना नौगवां सादात क्षेत्र के गांव रजाकपुर के पास का है, जहां हाईवे पर तेज रफ्तार वाहन और सड़क सुरक्षा की कमी ने जानलेवा हादसे को अंजाम दिया। वहीं वाराणसी में एक नई वेब सीरीज के कथित तौर पर घूसखोर पंडित विषय को लेकर ब्राह्मण समुदाय में गहरी नाराजगी देखने को मिली। स्थानीय लोगों ने विरोध स्वरूप गंगा घाट पर जमा होकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग, साथ ही कई बच्चे भी शामिल थे। विरोधियों ने कलाकार की तस्वीरें और बैनर लेकर अपनी असंतोषपूर्ण भावनाओं को व्यक्त किया और कहा कि वेब सीरीज में पंडितों के चरित्र का अपमान किया गया है। यह प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था, लेकिन इसमें समुदाय की भावनाओं और आस्था का स्पष्ट प्रतीक देखा गया। आज काशी के ब्राह्मण समाज, विद्वत समाज, बटुक समाज द्वारा मनोज वाजपेयी द्वारा निर्मित फिल्म घूसखोर पंडित का विरोध चल रहा है। आज विरोध इस क्रम में है कि आज लगातार ब्राह्मणों को समाज में टारगेट किया जा रहा है, इंगित करके तरह तरह के दुष्प्रचार किए जा रहे हैं, जो कि अनुचित है। हम आज गंगा तट पे माँ गंगा से प्रार्थना करते हुए हम यहाँ पे अपना एक सांकेतिक विरोध करते हैं कि समाज में हमारा एक प्रमुख स्थान है, उस स्थान की उसकी मर्यादा को बनाए रखने के लिए मनोज वाजपेयी से अनुरोध है कि 48 घंटे के अंदर इस फिल्म का नाम आप वापस ले लें, अन्यथा यही स्थान होगा जहाँ एक बड़ा अनुष्ठान किया जाएगा, बना यज्ञ किया जाएगा और यज्ञ में स्वाहा करके उनके नाम की आहुति दी जाएगी, जिससे उनका और इस स्क्रिप्ट से जुड़े लोगों का सर्वनाश हो जाए। तो ब्राह्मण कभी किसी का सर्वनाश नहीं चाहता, सदैव हाथ उठा करके आशीर्वाद देता। हम पुनः आप सब, आपके माध्यम से पूरे राष्ट्र में ब्राह्मणों से सबकी तरफ से अनुरोध करते हैं कि कृपया इस घूसखोर पंडित नाम के फिल्म को जो प्रचारित हो रहा है समाज में, तत्काल वापस ले लें। आज तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।